चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। जाति की जंग है। प्रश्न चिन्ह खड़ा कीजिएगा जाति विशेष पर। विवादों की तरंग है। भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है वो कन्फ्यूज का पार्टी। राजनीति का रंग है। अगर माफी मांगनी है ठाकुर समाज से तो लालू जी को माफी मांगनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है। देश की करीब करीब सारी पार्टियों ने महिला आरक्षण का समर्थन किया। आरक्षण के भीतर आरक्षण की मांग हो रही है और इसी बहाने जाति जनगणना के मुद्दे को विपक्ष 2024 के लिए उठा रहा है और मौजूदा सरकार से पूछ रहा है कि जाति जनगणना से आप आखिर क्यों डरते हैं। यानी 2024 में जाति को आधार बनाकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है, खास तौर पर ओबीसी। कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियां ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग कर रही है, वैसी मुस्लिम महिलाओं के लिए भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं। विपक्ष महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाओं को आरक्षण की मांग के बहाने जाति जनगणना के मुद्दे को उठा रहा है। ऐसे में सवाल ये कि आरक्षण के भीतर आरक्षण की मांग क्यों हो रही, जाति जनगणना पर जोर क्यों है, इसका सियासी फायदा किसको होगा। आज हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। वो पार्टी ऐसा है जिसके तरफ कोई थूकने की बात कर रहा है। हमारे सामने इस तरह का बयानबाजी होता तो मैं पटक के मुंह तोड़ता वैसे लोगों का। कोई पटक कर मुंह तोड़ने की बात कर रहा है। गर्दन काटने का हो तो गर्दन भी काट देंगे। कोई गर्दन काटने की बात कर रहा है। सियासत के सूरमाओं में इतना उबाल कोई बेरोजगारी और महंगाई को लेकर नहीं, बल्कि मामला जाति का है। पूरे विवाद की शुरुआत उस कविता से हुई जो महिला आरक्षण पर चर्चा के दौरान आरजेडी सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में पढ़ी। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। आरजेडी सांसद की कविता पर जोरदार सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी और बिहार का सत्तारूढ़ गठबंधन गुत्थम गुत्था है। उनका बयान पर शुरू हो गया। 7 दिन के बाद कब भाषण हुआ लोकसभा में, राज्यसभा में, तो ये बात तो अभी शुरू हुआ है कल से। ये सब भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है वो कन्फ्यूज का पार्टी, उसका काम ही है भ्रम फैलाना, कन्फ्यूज करना। जब मनोज झा बोलते हैं तो लालू जी की आकृति उनके सामने होता है और लालू जी की जब आकृति होती है तो लालू जी शुरू से समाज को विभाजित करने का काम किया। अगर माफी मांगनी है ठाकुर समाज से तो लालू जी को माफी मांगनी चाहिए। दिलचस्प ये कि मनोज झा ने संसद में वो कविता पढ़ी थी 21 सितंबर को, लेकिन बवाल शुरू हुआ 5 दिन बाद। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता के ठाकुर को मनोज झा की पार्टी के ही विधायक चेतन आनंद ने राजपूत बना दिया और राज्यसभा सांसद को नसीहत दी। चेतन आनंद के पिता आनंद मोहन ने भी मोर्चा खोला। फिर बीजेपी के नीरज सिंह बबलू भी मैदान में आए। जेडीयू के विधायक संजय सिंह ने बात गला काटने तक पहुंचा दी। ये सब जो है कि किसी को टारगेट करना, किसी को सॉफ्ट टारगेट बनाना, ये सब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हम उस समय सदन में होते तो धरना देते, ऐसे लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते और इन लोगों को बोलने नहीं देते, चुपचाप तो नहीं सुनते। आप वहां प्रश्न चिन्ह खड़ा कीजिएगा जाति विशेष पर। अगर कोई पार्टी जाति की वकालत करता है तो मैं इसकी निंदा करूंगा, घोर निंदा करूंगा और उसके खिलाफ खड़ा होऊंगा। अगले सत्र में लोकसभा को घेरेंगे। ठाकुर के वजह से हमारा देश आजाद है, ठाकुर की वजह से आज हमारा देश सही सलामत है। और इस तरह का अगर बयानबाजी करता रहा, अगर हमारे सामने इस तरह का बयानबाजी होता तो मैं पटक के मुंह तोड़ता वैसे लोगों का। हम लोग कोई मौका नहीं है, हाथ में चूड़ी नहीं पहने हैं। आपका जवाब हमारा क्षत्रिय समाज देगा, चिंता मत करो। क्षत्रिय कुल में जन्म ले लिए है, एक बात याद रखना, क्षत्रिय कुल अगर प्यार से गर्दन मांगोगे तो गर्दन भी दे देगा, या गर्दन काटने का हो तो गर्दन भी काट देंगे। चिंता नहीं करो। जब पार्टी की लकीरें टूटी और बिहार के राजपूत नेताओं ने तलवार निकाली तो पार्टी के दिग्गज मैदान में कूदे। आरजेडी और जेडीयू ने मनोज झा का बचाव किया। हम ये समझे कि उसका
जो इंटेलेक्चुअल लेवल है उसके हिसाब से उसने ठाकुर को ले लिया राजपूत के रूप में, जबकि वहां ठाकुर का मतलब जो है वो सामंती मिजाज है। वो मिजाज जो है जितने भी द्विज समाज के लोग हैं सबका है। ये संस्कार जो है एक तरफ पिछड़े अति पिछड़े का सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और उन पर किसी भी जाति धर्म या किसी भी इस प्रकार के लोगों पर आहत करना ये संसदीय मर्यादा के विपरीत है। बिहार में जाति को लेकर जंग कोई नई बात नहीं है। नीतीश सरकार जातीय जनगणना पर अड़ी है। मसला ओबीसी वोटों का है, लिहाजा महिला आरक्षण की बात करके कांग्रेस भी बार बार जातीय जनगणना की मांग कर रही है। संसद से लेकर चुनावी रैलियों में राहुल बार बार सरकार को घेर रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी कास्ट सेंसस नहीं करवाएंगे तो जैसे हमने कहा था यहां पे, जैसे ही हमारी सरकार आएगी पहला कदम कास्ट सेंसस होगा और ओबीसी को जो भागीदारी मिलनी चाहिए वो कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी। कांग्रेस के जितने एमपी हैं उससे ज्यादा तो हमारे ओबीसी एमपी हैं, ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। मैं सिर्फ लोकसभा की बात कर रहा हूं, अगर लोकसभा और राज्यसभा मिला ले तो आपसे कहीं ज्यादा हम निकल जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। इसलिए और आप ओबीसी की बात करें, आप ओबीसी की बात करें जो एक बार नहीं अनेकों बार ओबीसी को गाली दे। सिर्फ कांग्रेस नहीं, विपक्ष की दूसरी पार्टियां भी ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग कर रही है। उधर असदुद्दीन ओवैसी ओबीसी के साथ मुस्लिम महिलाओं के लिए भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं। शुरू में कह रहा था कि पेच बहुत है इसमें, कोटा विलीन कोटा है, अभी उसको भी शांत करना है लोगों को और इस लॉजिक का भी समाधान पाना है। लोग कहते हैं पुरुषों में अगर है कोटा, पुरुषों में कोटा विलीन कोटा है तो महिलाओं में क्यों नहीं। अब तक 17वीं लोकसभा तक 690 महिला एमपी हुए हैं, जिसमें से 25 मुसलमान हैं। 7% मुस्लिम महिलाओं का पॉपुलेशन हिस्सा है। अब 0.7 लोकसभा में, स्टेट असेंबली में, तो अगर ये उनको शामिल नहीं किया जाएगा तो फिर आप कौन सा इंसाफ कर। आजादी के 76 साल बाद भी हमारी सियासत बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। हम विकास की बात करते हुए 2 कदम आगे बढ़ते हैं और जाति जाति करके फिर वहीं पहुंचते हैं जहां से शुरुआत हुई थी। कई ठाकुर आए और गए, किसी ने उनकी जाति नहीं पूछी, लेकिन मनोज झा का ठाकुर सियासी सुविधा के हिसाब से राजपूत जाति का। आज तक बाजार खेत का, खेत ठाकुर। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ रहे हैं, संजय कुमार को डायरेक्टर लोक नीति सीएसडीएस के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अरविंद वाजपेयी प्रवक्ता एलजेपी के, अतुल लोंधे पाटिल साहब प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, डॉक्टर आशुतोष वर्मा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू के। सबसे पहले हम कुछ आंकड़े आपको दिखाना चाहते हैं और जितने प्रवक्ता है वो भी हमारे साथ जुड़े हैं वो भी देखिए और हमारे दर्शक तो खास तौर पर देखिए कि 2004 से लेकर 2019 तक आते आते ओबीसी वोट शेयर किस तरफ अपना झुकाव दिखा रहा है। 2004 में जहां कांग्रेस को 24%, 23% लगभग बराबर बीजेपी को, 43% क्षेत्रीय पार्टियों को, तो उसके बाद देखिए 2009 आते आते 24 बीजेपी का शेयर घटता है 2009 में, वो 22 पर लुढ़कते हैं और 42% क्षेत्रीय दलों का भी लुढ़कता है। वहीं 2014 आते आते कांग्रेस 15 पर सिमट जाती है, 15% ओबीसी वोट शेयर, और ये इजाफा होता है लगभग 12% का बीजेपी के लिए, 34% उधर चले जाते हैं और 43% रह जाते हैं क्षेत्रीय पार्टियों के पास। अब आइए 2019 में कांग्रेस 15 बरकरार रखती है, लेकिन 44 फिर 10% का राइज बीजेपी के ओबीसी वोट शेयर में होता है और 44 पर वो पहुंच जाते हैं और 27 पर क्षेत्रीय पार्टियां सिमट कर रह जाती हैं। यहीं से मेरा पहला प्रश्न आपसे, अगर 2019 के चुनाव में 44% ओबीसी वोट अजय आलोक जी आपकी पार्टी को मिला, क्या यही वजह है कि विपक्ष ये चाहता है कि आपको इसी मुद्दे पर घेरे, क्योंकि आप जातीय जनगणना पर आपकी सरकार बैकफुट पर दिखाई देती है, इसीलिए विपक्ष आपसे बार बार पूछ रहा है जातीय जनगणना क्यों नहीं कराते हैं? जातिगत जनगणना पे हम बैकफुट पे कब गए मुझे समझ में नहीं आता है। विपक्ष का दिक्कत यह है कि होमवर्क प्रॉपर नहीं होता है अंजना जी। अब ये बताइए कि ओबीसी 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 आजकल जो गाना चल रहा है, इस ओबीसी के लिए किया क्या इन्होंने? आज तक एक संवैधानिक दर्जा तक तो दे नहीं पाए। मोदी जी ने क्या क्या किया? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कमीशन बनाया, उसे संवैधानिक दर्जा दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके आर्टिकल 338B को उसमें डाला गया
उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, इसको समझिएगा, ये राजनीतिक रूप से बहुत जरूरी है। रोहिणी आयोग का जो गठन हुआ था वो इसी के लिए गठन हुआ था कि ये पिछड़ी जाति और अन्य पिछड़ी जाति, जिसे हम अति पिछड़ा ईबीसी कहते हैं, इनकी आज सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति क्या है और इसके हिसाब से इनके लिए क्या करना चाहिए। रोहिणी आयोग की जो रिपोर्ट आई उसने साफ साफ कहा कि आज की तारीख में अगर हम अति पिछड़ी सारी जातियों को ओबीसी के ब्रैकेट में डाल रहे हैं तो लगभग 2600 जातियां होती हैं और इस 2600 जातियों में मात्र 18% जातियों को आरक्षण का बेनिफिट आज तक मिलते आया है 75 साल से। तो क्या अभी तक 75 साल से सरकार सो रही थी? और अब जरूरी है कि इनको जातिगत जनगणना करवा के आरक्षण का बेनिफिट उन लोगों में दिया जाए जिनको अभी तक इसका लाभ ही नहीं मिला है। एक सेकंड अजय जी, आपको टोक कर, एक सेकंड आपको टोक कर, मैं समझ रही हूँ। एक सेकंड अजय जी, एक सवाल सुनिए, सवाल को समझिए। देखिए कई मुद्दे ऐसे हैं जिसमें आप परसेप्शन के तौर पर, छवि के तौर पर आप बाजी मार ले जाते हैं, लेकिन जाति के आधार पर वोट जब पड़ने लगता है तो आप लोगों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है और इसीलिए ये बिसात 2024 के लिए बिछाई जा रही है। क्या वो बिसात आपके पैरों के नीचे की जमीन नहीं खींच सकती है? सवाल यह है ना, अगर तमाम क्षेत्रीय दल नए सिरे से, महिला आरक्षण देख लीजिए, आप इसको बड़ी कामयाबी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ओबीसी को क्यों नहीं दिया, तो जाहिर तौर पर जो बहुत बड़ा तबका है बहुसंख्यक वोटर में ओबीसी का है, वो आपकी तरफ देखेगा ना कि हाँ भाई ये बात तो सही कह रहे हैं, ओबीसी का आरक्षण क्यों नहीं इसमें दे रहे हैं। बहुत बड़ा तबका जो ओबीसी का है वो आज की तारीख में उस बहुत बड़े तबके का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं जो खुद एक ओबीसी है। विश्वास जगाने की वजह होती है कि आपने उनके लिए काम क्या किया। ये जो मैं भी आपको बता रहा था रोहिणी कमीशन, इसकी मायने समझिए। ये 18% कौन सी जातियां हैं जिन्होंने आज तक लाभ लिया और 82% जातियों को लाभ नहीं मिला। ये 18% वो जातियां हैं जो आज सत्ता में जो भी ओबीसी गाना गा रही हैं, जैसे लालू परिवार, जैसे स्टालिन परिवार, जैसे अखिलेश परिवार, ये लोग हैं और यही जातियां हैं जिनको आज तक लाभ मिला। अब जरा रोहिणी कमीशन की जब रिपोर्ट इंप्लीमेंट हो जाएगी उसके हिसाब से और जाति जनगणना उस हिसाब से हो जाएगी तो 100% आरक्षण उन लोगों को मिलेगा जिनको आज तक कभी लाभ ही नहीं मिला। अगर आप उठाइएगा एसटी वर्ग में, तो मैं एक उदाहरण के तौर पे दे रहा हूं, आप देखिए एसटी वर्ग में मीणा को छोड़ के आज की तारीख में आरक्षण का लाभ सबसे ज्यादा मीणाओं को मिला है। क्या बाकियों को नहीं मिलना चाहिए? तो आपकी योजना कहां फोकस रहेंगी, इस पे मोदी जी पहले ही काम कर चुके हैं। इनकी समस्या ये है कि ये जहां सोचना बंद करते हैं ना, वहां से मोदी जी सोचना शुरू करते हैं। और आप कह रही है कि हमारे पैर के नीचे से जमीन, अरे जिनके पैर के नीचे से जमीन खुद नहीं है वो हमारे पैर के नीचे से क्या जमीन निकालेंगे? ओबीसी ओबीसी ओबीसी, राहुल गांधी को पता भी है ओबीसी क्या होता है, कि ओबीसी करवाएंगे, जातीय आरक्षण करवाएंगे। यही राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी थे 1990 में लोकसभा फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोलते हुए खुलेआम मंडल कमीशन का विरोध किया। बाप ने विरोध किया, बेटा कह रहा है ओबीसी ओबीसी करवाएंगे। कोई क्रेडिबिलिटी कहीं से बचती है? आपने काम क्या किया साहब ओबीसी के लिए? लेकिन अजय जी, हमने तो काम किया है। आज जो एनसीबीसी बना है, ओबीसी महाकुंभ होने वाला है उत्तर प्रदेश में जी। 79 जाति हैं जिनको बुलाकर योगी जी समझाएंगे। तो आप लोग थोड़ा सा तो घबराए हुए हैं ऐसा लग रहा है। आप रुक जाइए, अब अपनी दूसरी पारी का इंतजार कीजिएगा, मैं लौटूंगी, इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन पाटिल साहब, आपके लिए आपको लग रहा है कि आपके पास सबसे धारदार हथियार जो बहुसंख्यक वोटों के ध्रुवीकरण पर वार कर सकता है वो है जाति। इसीलिए जाति जनगणना, ओबीसी का मुद्दा उठा रहे हैं। वरना आप भी महिला आरक्षण बिल लाए थे, तब आप लोगों के ये ज्ञान चक्षु नहीं खुले थे कि ओबीसी को शामिल करना चाहिए। लेकिन अब आपको लग रहा है 24 में यही वो हथियार है जिसे हम बहुसंख्यकवाद की राजनीति पर वार कर सकते हैं। नहीं, ये हमारे जो किन टाइप स्टूडेंट जो है पॉलिटिक्स के, अजय आलोक जी, जो बहुत पढ़कर आते हैं, बीजेपी की बहुत पढ़ाई होती है, उन्हें ये नहीं मालूम कि मीना एससी में नहीं, मीना एसटी में आता है। ये तो पहली उनकी गलती है। मीना एसटी में आता है, एससी में नहीं आता है। मीना इज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। दूसरा एसटी बोला था भाई साहब, मेजोरिटी एससी बोला आपने, रिवाइंड करके देख लो। तो अभी करेक्ट मत करो, आपने गलती कर ली है। तो ये देखिए कि माइनॉरिटी वर्सेस मेजोरिटी, अभी यादवों की, कुर्मियों की, नीचे से अलग अलग बातें करके ये माइनॉरिटी वर्सेस मेजोरिटी का खेल जो है ये बराबर ला रहे हैं। यार हम यही कह रहे हैं, यही मनुवाद है कि माइनॉरिटी वर्सेस मेजोरिटी करो और फिर वो ब्राह्मणवाद लाके यहाँ पर ला दो। ये इनकी नीति है। फिर उन्होंने कहा संवैधानिक दर्जा दिया, ठीक है ना, लेकिन एनसीबीसी पहले नहीं था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस पहले था, अच्छे से काम कर रहा था। इन्हें ये नहीं पता कि 1993 में जब मंडल आयोग लागू हुआ तो उसके साथ 10% का ईडब्ल्यूएस भी लगाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको नकार दिया था। तो हमने ही सब कुछ किया है।
और कांग्रेस 1947 में आजादी दिलाने के बाद सत्ता में आई तो 1947 में जन्म होते बराबर ही डिग्री की सर्टिफिकेट जो है वो हाथ में रख देनी चाहिए थी, इन्होंने कहा। एक ईमानदारी देखिए, इन्होंने बाप वगैरह निकाला है राहुल जी का, ठीक है, उन्हीं के बदौलत खड़े हैं यहाँ पर। प्रमोद महाजन जी को भी जाते जाते उनकी तारीफ करनी पड़ी थी, जो काम राजीव जी इस देश के लिए करके गए हैं, और शहादत भी दे दी है। तो इनको कहने दो, इनकी भाषा, इनकी मर्यादा, बात करने का लहजा, संसद से गली तक सब देख रहे हैं और आज टीवी पर भी देख लिया है। तो एक बात आप ध्यान में रखिए कि जो जो काम हुए हैं उसकी आगे की बात है। अब वही राहुल जी है, वो कहते हैं कि 2010 में हमने ओबीसी में महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए था, वो हमने नहीं किया, वो गलत था। ये मानने के लिए बहुत बड़ा दिल लगता है, हाँ हुई थी गलती, लेकिन आज अगर हम ओबीसी महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं देते हैं तो रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, ये कैसे महिला आरक्षण मिलेगी? और अगर हम जातिगत जनगणना नहीं करते तो फिर जातिगत जनगणना नहीं करेंगे तो फिर रिसोर्सेज का अलोकेशन जो है वो इक्वली और इवनली कैसे होगा? अतुल जी, फिर यही करें। नहीं, मेरी एक ही बात बस। ठीक है, आप उनका जवाब दीजिए, लेकिन मेरे सवाल का भी तो जवाब दीजिए ना सर। थोड़ा सा तो हम लोगों के भी सवाल का आप सम्मान रख लीजिए। और एक बार ये ग्राफिक्स भी देखिए कि 15% पर कांग्रेस सिमट गई 14 और 19 के चुनाव में ओबीसी वोट में, और 44% पर बीजेपी पहुंच गई। एक बार फिर से ग्राफिक्स दिखा दीजिए, इसकी वजह क्या है, क्या समझ में आता है आपको? और मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। अब यही हथियार आपको दिख रहा है अगर आपको बीजेपी को हराना है। देखिए, न्याय की बात करना अगर हथियार है तो हाँ हथियार है, न्याय दिलाने की बात है। तो आज 75 साल के बाद अगर न्याय की बात होती है तो उसमें गलत क्या है? तो राजीव गांधी जी की इन्होंने बात कही, उन्होंने विरोध नहीं किया था, इन्हें याद नहीं है, देख लीजिएगा घर में जाकर इंटरव्यू। उन्होंने कहा था कि हमारे पास इतनी शिक्षा नहीं है, कुछ गिने चुने लोग ही इसका फायदा लेंगे, जैसा कि कुछ जातियों ने इस देश में अब तक फायदा लिया था, ये उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा समय नहीं आया है, तो समय से काम करना यानी विरोध करना, ये इनकी भाषा होगी। जाकर एक बार इंटरव्यू देख लीजिए। तो ये बात जो चल रही थी अंजना जी, देखिए आप जैसी महिलाएं हैं जो अपने बलबूते पर, अपनी होशियारी से, अपनी मेहनत से, अपने कष्ट से यहाँ तक, संघर्ष से यहाँ तक आई है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसे उन्हें लाना है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, मेरे ही कॉन्स्टिट्यूंसी में, हमारे नागपुर जिले में हमने देखा कि ये आरक्षण मिला लोकल बॉडीज में, तो एक जब दलित महिला जाकर 15 अगस्त से 26 जनवरी को झंडा फहराती है ना, तो वो लगता है कि हमने न्याय किया है। उन्हें भी लगता है कि हम बीच में खड़े गांव के, और गांव के उस जगह से जहां सत्ता चलती है, जहां अपने लिए निर्णय झंडा फहराना एक अधिकार होता है, जबकि अगर आरक्षण नहीं होता तो नहीं मिलता। तो जो अच्छी बात है उसे एक्सेप्ट करने में तकलीफ क्या है? ठीक है, ठीक है अजय आलोक जी, छोटा सा जवाब। ये जो अभी अपना दलित प्रेम दिखा रहे हैं और एसटी प्रेम दिखा रहे हैं, तो जरा इनसे पहले ये बात पूछ लीजिए ना कि जब पहली एसटी आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन रही थी तो इनके अधीर रंजन चौधरी ने उन्हें राष्ट्रपत्नी बुला दिया था। बड़ा इनका दलित प्रेम और आदिवासी प्रेम है। और अभी हाल के दिनों में लगातार कैसे कैसे बातें बोली गई हैं राष्ट्रपति के बारे में, उसके इनका दलित प्रेम तो झलका देता है। दूसरी बात, काका कालेकर कमीशन 1952 में बनी थी, 55 में रिपोर्ट सौंप दी गई थी। काका कालेकर कमीशन की रिपोर्ट पे 6 साल पार्लियामेंट में सिर्फ डिस्कशन होते रहा, क्या पिछड़ों और अति पिछड़ों की कैसे स्थिति सुधारी जाए, क्या आरक्षण का प्रावधान किया जाए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्वर्ग सिधार गए, बहस करते करते किसी ने बात नहीं सुनी। ये थी कांग्रेस, और 61 में उसको रिजेक्ट कर दिया कालेकर कमीशन की रिपोर्ट को। मंडल कमीशन, बीपी मंडल ने 30 दिसंबर 1980 को ज्ञानी जैल सिंह को रिपोर्ट सौंप दी थी। 30 दिसंबर 1980 से लेकर 1990 10 साल तक इंदिरा गांधी चली गई, राजीव गांधी की सरकार गिर गई, कानों पे जू नहीं रहेंगे ओबीसी के लिए। और उसके बाद जब वीपी सिंह की सरकार ने लागू किया तो उसका विरोध करने वाले राजीव गांधी थे। जाके आप देखिएगा, उन्होंने कहा था ये इनफैक्चुअल लॉ है, दिस इज एन इनफैक्चुअल लॉ, जिससे किसी का जिसका हमेशा नुकसान होगा, जिससे समाज में टकराव बढ़ेगा। ये उनके भाषण है, लोकसभा के आर्काइव में पढ़िएगा। इसीलिए आज ओबीसी पे झुंझुना जो आप दिखा रहे हैं, इसकी कार्रवाई की तैयारी रोहिणी आयोग ने पहले ही कर ली है। इसलिए झुंझुना बजाने से कुछ होगा नहीं। 10 सेकंड अतुल जी, निर्वाध रूप से नेता झुंझुना बजा रहे हैं नरेंद्र मोदी हैं। दूसरी बात और सुन लीजिए कि जिसके दिमाग में मंडल हो और दिल में कमंडल हो, उनको इन सब बूबर भत्तियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने अपना काम करके दिखाया है कि ओबीसी को कैसे आगे बढ़ाते हैं। आज अगर भारतीय जनता पार्टी गर्व से कहती है कि 1358 विधायक में से 327 विधायक ओबीसी के हैं,
आज हम गर्व से कहते हैं कि अजय जी, आज तो आपने नया नारा दे दिया है। आज तक कभी रिप्रेजेंटेशन आपने दिया था? अजय आलोक जी तो छोड़ नए नए बीजेपी में आए, नया नारा दे दिया उन्होंने संजय जी। लोगों की खड़गे साहब ने बनाई, मुझे 16 लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया, वो भी कोई इंपॉर्टेंट पद नहीं। ठीक है, दिमाग में मंडल और दिल में कमंडल नहीं करते हैं। सरकार में क्या देंगे आप? एक सेकंड, आपके झूठ लफाजियों को जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है। छोटा सा जवाब अब आप वैसी नाव हैं अजय जी, डूबने वाली है, तो किसी का भी सहारा लेने को तैयार है। मिस्टर आलोक, ओबीसी 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 लगाते रहिएगा ना ओबीसी का। जवाब दीजिए छोटा सा। देखिए इनके मुंह से जो है ना असलियत जो है ना, वो बगल में छुरी जो है ना बाहर निकल ही गई आज। और इनको ये मैं याद दिला दूं कि ये अडवाणी जी थे जिन्होंने बीपी सिंह जी के सपोर्ट जो है वो सपोर्ट मंडल आयोग लागू करने के लिए हटा लिया था। ये इतिहास भी मैं उन्हें याद दिला दूं। और पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे कांग्रेस से, उन्होंने उसको लागू किया। ये बात ये भूल नहीं सकते हैं। और ये बात ये भी नहीं भूल सकते कि देश की अभिनेत्रियां, उनका भी अपना एक मुकाम है, ऐसा नहीं कि मैं उसको नकारूंगा नहीं, लेकिन देश की अभिनेत्रियां चलती है, देश की राष्ट्रपति नहीं चलती। वो संसद की प्रमुख है। इस देश की संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर बनती है, लेकिन मुर्मू जी को वहां स्थान नहीं मिलता है। मंदिर में जब कुछ हुआ था उनके साथ, मंदिर में जाने से उनको मना कर दिया था। इस देश के प्रधानमंत्री के मुंह पर जूं नहीं रहती है, एक शब्द नहीं निकालते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह धमकी देता है इन्हें, महिलाओं को शोषण करने वाला, लेकिन वो आज भी सांसद बना हुआ है और चैलेंज करता है। मैं क्रिकेट भी खेलना आता है, कबड्डी भी खेलने आता है, थोड़ा तो मारामारी भी करूंगा, किसकी हिम्मत है मेरे टिकट काटने की। ये इनका महिलाओं का प्रेम है। ये बात करेंगे हमारे साथ। 1991 में डिफेंस में कांग्रेस की सरकार थी और शरद पवार जी मिनिस्टर थे, डिफेंस मिनिस्टर, तब महिलाओं को आरक्षण दिया था। इस महाराष्ट्र में महिलाओं को 50% आरक्षण है लोकल बॉडीज में, और पहला सत्ता संपत्ति का अधिकार जो है इस महाराष्ट्र में दिया था, पहला महिला धोरण आया था। तो ये ना सिखाए, लाया हमने ही था, आपने क्यों नहीं लाया। और आप अभी, आपको मौका है, हम तो कह रहे हैं हम आपके साथ में हैं, आपको मौका है, दे दीजिए 33% महिलाओं को भी कोटा विदिन कोटा, क्या तकलीफ है। हो गया, ठीक है, अब रुक जाइए। अब आप दोनों के पास थोड़ा सा रुक कर आएंगे, अन्य मेहमानों के पास जाने दीजिए। आशुतोष वर्मा जी, आपके पास आते हुए, देखिए ये सिर्फ एक, मैंने ये प्रश्न क्यों किया था उनसे, मैंने ये पूछा कि ओबीसी को हथियार बनाकर जातिगत जो पॉलिटिक्स होती है, कास्ट पॉलिटिक्स, उसको आधार बनाकर वार कर रहे हैं। लेकिन कई नेता ऐसे हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे खुद लोहिया हो, जो ये मानते थे कि जातिवाद की राजनीति को जानबूझकर हवा देना या उसके आग में देश को झोंकना सही नहीं है। क्या उसको सिर्फ सत्ता में 2024 में बीजेपी को बेदखल करने के लिए फिर से सुलगाना सही होगा? धन्यवाद अंजना जी। देखिए, आपने लोहिया जी की बात करी और हम समाजवादी पार्टी से हैं, हम इस बात को जरूर जानते हैं कि जातिवाद की राजनीति और पिछड़ी जातियों के लिए काम करने में क्या फर्क है। यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं पैनल में जिसने इस दंश को झेला है। हमने झेला है, हमने जिया है। हम भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं कि इस देश में पहली बार जब पिछड़े समाज के लिए कोई प्रधानमंत्री मंडल आयोग की कमीशन लेके आया, उसकी सिफारिशें लागू करी और 80 में से सिर्फ 2 सिफारिशें लागू करी, तो उसकी सरकार को गिराने वाला कौन था? माननीय लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी थे। याद कीजिए 1990 का दशक। और मंडल के विरोध में कमंडल यात्रा किसने निकाली, ये देश नहीं भूलेगा। 2001 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी से जब सवाल पूछा गया जातिगत जनगणना पे, और वो समाजवादी पार्टी के नेता थे, तो उन्होंने साफ तौर से लिखित तौर पे बोला कि हम जातिवाद कर नहीं सकते, हम जातिगत जनगणना नहीं करेंगे। 2011 में जब यूपीए सरकार बनी, तब हम लोग ने जब जातिगत जनगणना के लिए जोर लगाया, तब यूपीए सरकार ने 4,800 करोड़ रुपए खर्च के यूपीए सरकार ने जातिगत जनगणना करवाई भी। लेकिन उसके बाद सरकार चली गई और 14 के बाद से भारतीय जनता पार्टी चुप मार के बैठ गई। लेकिन 18 में उसको याद आया, 19 में उसको याद आया और माननीय राजनाथ सिंह ने गृह मंत्री रहते हुए इस देश को आश्वासन दिया कि हम जातिगत आंकड़े इस देश के सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन ना, कैसे करेंगे? ये आरएसएस तो अलाउड नहीं करता है। खैर छोड़िए, बात खत्म हो गई। उसके बाद जब जरूरत पड़ती है तो प्रधानमंत्री पहली बार गिनाते हैं कि मैंने फला जाति से एक कैबिनेट मंत्री बनाया, मैंने फला जाति से बनाया। ये कभी आपने देखा है? तो वोट के फेर में भारतीय जनता पार्टी बनी। और तो और छोड़िए, राम मंदिर का ट्रस्ट की बात कर रहे थे अभी, राम मंदिर ट्रस्ट की बात करी। इस देश में सब लोग जानते हैं, माननीय कल्याण सिंह, माननीय विनय कटियार जी और उमा भारती, इन तीनों ने राम मंदिर के लिए अपना पूरा सर्वस्व जीवन दिया है और सबकी राजनीति में राम मंदिर एक बड़ा हिस्सा है।
लेकिन तीनों पिछड़ी जाति के होने के नाते ये भी दिन उस आ गया। ट्रस्ट में जगह तक नहीं मिली। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा जब समाजवादी पार्टी को विनय कटियार और उमा भारती की चिंता सताएगी। वाह, क्यों नहीं आएगी? पिछड़े समाज के साथ तो घोर अपमान हो रहा है, उठाना तो पड़ेगा ही। और जब 17 की सरकार इनकी आई तो 13 पॉइंट रोस्टर लेके चले आए। मुझे पक्का यकीन है कि 13 पॉइंट रोस्टर के बारे में यहाँ बैठे हुए प्रबुद्ध भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के बारे में ज्ञान भी नहीं होगा। खैर, हमने उसकी लड़ाई लड़ी और हम जीते। उस पर जब नहीं माने तो नीट में जो बच्चों के मेडिकल के होते हैं MD, MS और MDS के, वहां का रिजर्वेशन 4% तक गिरा। उस पे भी जब नहीं माने तो नॉट फाउंड सुटेबल की कैटेगरी बनाई। उस पे भी जब नहीं माने तो लेटरल एंट्री की कैटेगरी बनाई। आप देख लीजिए पिछड़ों की स्थिति क्या है। तो हमने ये दर्द झेला है अंजना जी, हम किसी की रहमो भरम पे नहीं है, हम इसको आंदोलन की तरीके से कहते हैं और हम इसको जिएंगे और हम चलेंगे इस पे। वाजपेयी जी, देखिए ये तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो वाकई, अगर आप समाजवादी पार्टी को, अगर आप RJD की बात करें, JDU की बात करें, जो जाति संघर्ष और जातिवाद की राजनीति की नींव, जिसमें हमेशा आप नेगेटिव तरीके से उसको नहीं देख सकते हैं, उन्होंने ये कोशिश की है जो पिछड़ी जातियां हैं और उसके लिए जो उनका संघर्ष है, वहां से पनपी ये तमाम पार्टियां हैं। तो उनको अगर आज ये मुद्दा उठाकर राजनीतिक फायदा मिलता है तो वो घेरेंगे ना, पूछेंगे ना कि OBC की अनदेखी क्यों कर रहे हैं। अंजना जी, इस बात को कहने में हमें कोई संकोच नहीं है कि इनके पूर्वजों ने संघर्ष किया, इनके पूर्वजों की विचारधारा थी, लेकिन खाली लाल टोपी लगाने से, 5 स्टारों में सफर करने से समाजवाद की परिभाषा और विचारधारा से कोई उसमें लगाव नहीं पैदा होता है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये सरकार मोदी की सरकार है, जिनका डिक्लेरेशन है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। जातिगत जनगणना 2011 में कांग्रेस की सरकार ने कराई थी और 14 तक सरकार में थे, क्यों नहीं लेके आए बाहर? है जवाब इनके पास? ये कहेंगे नहीं वो 14 में हो नहीं पाया था इसलिए। क्यों ढकोसले की बातें करते हो? 2011 में कर्नाटक में कराई थी जब सिद्धारमैया पहले थे, क्यों नहीं निकाल के लेके आए? और अब क्यों नहीं निकाल के लाते? राजस्थान में गहलोत सरकार ने भी कराई हुई है और अभी हाल फिलहाल बिहार में जातिगत जनगणना के नाम पे जो सर्वे कराया है वो भी उनके स्टॉक में आ गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट थी कि आपने पूरा करा लिया है। आप तो लाएंगे नहीं और हम पे सवारी करेंगे। हम पे सवारी आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यही सरकार है जो महिला रिजर्वेशन बिल लाके कानून बना दिया, पहला स्टेप पार कर लिया। रहा सवाल OBC रिजर्वेशन का, ये बैठे हुए प्रवक्ता साहब, क्या कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत देता है? ये आपको समझाना पड़ेगा। क्या कॉन्स्टिट्यूशन धर्म के नाम पे इजाजत देता है, जात के नाम पे इजाजत देता है? संविधान में रिजर्वेशन एक एम्प्लॉयमेंट में है, एक लेजिस्लेशन में है। लेजिस्लेशन में कौन लेके आया? यही सरकार लेके आई है। रिजर्वेशन जो चल रहा है वहां मंडल कमीशन कौन लेके आया था? आप याद करिए, VP सिंह की सरकार थी और रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी वेलफेयर मिनिस्टर थे, हम लोग लेके आए थे। कांग्रेस ने तो विरोध किया था, कांग्रेस तो कभी, सरकार भी कांग्रेस ने गिराई उनकी। मतलब किस तरह की बातें ये कर रहे हैं? 57 साल आपने राज किया है, आपने तो काम किया नहीं, और जब हम कर रहे हैं तो उसमें अड़ंगे लगाने की कोशिश की जा रही है, जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ये सरकार लटकाने, भटकाने, झटकाने में यकीन नहीं रखती है, ये प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा है। और अंजना जी, फिर दोबारा मैं बात कह रहा हूँ आपको, खासतौर से आपको संबोधित करके, कि ये महिला रिजर्वेशन 33% मोदी का लाया हुआ कानून है और ये आपको 2024 से मिलेगा। और जब मैं ये बात कहता हूं तो डेमोन्स्ट्रेशन भी करता हूं। क्या संविधान में बदलाव होने बंद हो गए हैं? आप ध्यान रखिए, ये मोदी का कमिटमेंट है और मोदी का कमिटमेंट मीन्स बीजेपी का डिक्लेरेशन है बाय थ्रू ये मैनिफेस्टो। तो इस सरकार को न तो मुद्दा बन सकता है इसके खिलाफ, न इसको शीशा दिखाया जा सकता है, न इनके हथियार में कोई पैनापन है, क्योंकि जब ये मौजूदा सरकार में थे तो इन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल और दूं, महिलाओं की आंसुओं की चिंता जो गरीब गुरबा की है, वो इसी सरकार ने की थी। ठीक है, अभिषेक, वो सिलेंडर लेके फ्री में दान किए थे, मुफ्त किए थे। ठीक है, और उसके बाद जी लौट रही हूँ सर। अभिषेक झा जी बताइए, सवाल ये है कि देखिए 3-4 राज्यों का नाम उन्होंने लिया, बिहार में सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, राजस्थान में हुआ है, कर्नाटका में हुआ है, लेकिन वहां पर भी डेटा नहीं रिलीज किया जा रहा है।
बिहार में तो डेटा रिलीज होगा अंजना जी। कब? और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है पूरे देश में जो सबसे ज्यादा यूटर्न अपने किसी भी वादे को लेकर लेती है, और ये बातें उन लोगों ने कई बार साबित की है। काला धन वापस लाएंगे, महंगाई, बेरोजगारी, हर कुछ। और जहां तक जातीय जनगणना की बात है तो इनके मंत्रियों ने सदन के अंदर कहा था कि हम करवाएंगे। बिहार की आप बात करें, जब सर्वदलीय प्रस्ताव पारित हुआ तो भी ये साथ थे, प्रधानमंत्री के पास भी जाते हैं, लेकिन जब सामने आता है सब कुछ तब ये पीछे हट जाते हैं। तो ये उस पॉलिसी पर काम करते हैं कि सबका साथ लेकिन इनका विकास, और सबका प्रयास, ये करेंगे देश का सत्यानाश। देखिए हमारे पास तो सारी चीजें हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी पोषित संस्थाएं, यूथ फॉर इक्वलिटी आपके सामने है। यूथ फॉर इक्वलिटी में कौन लोग हैं? तो प्रोफेसर संगीत कुमार रागी हैं, प्रोफेसर कपिल कुमार हैं, उसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जो लोग आरक्षण के विरोधी रहे हैं, और तो और ऐसे लोग हैं जिन पर इस तरह के गंभीर आरोप लगे हुए हैं। और ये पोषित संस्थाएं एड़ी चोटी का जोर लगा देती है, न सिर्फ पटना हाई कोर्ट में बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी, कि कैसे बिहार में जातीय गणना रुक जाए। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भाई क्या किया? सुप्रीम कोर्ट के अंदर सॉलिसिटर जनरल की जो भूमिका रही वो, या इनकी जो भूमिका रही वो, कुल मिलाकर मसला यह है कि ये नहीं चाहते हैं कि देश में जाति आधारित जनगणना हो। ये चाहते हैं कि हमारा देश धर्म के नाम पर बटा हुआ रहे, ये मजहब की राजनीति करें, नफरत की राजनीति करें, और महिला आरक्षण की बात करते हैं। भाई अगर आपने अपने मैनिफेस्टो में 2014 में लिखा था तो बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। 9.5 साल बीत जाने के बाद ही किसी को किसी का हक मिले, ये सही है क्या? अंजना जी, एक कहावत है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जो भी लाभुक इसके हो सकते थे, इतने वर्षों तक उनको लाभ क्यों नहीं मिला? भाई कोई भी ऐसा मसला आता है जहां पर सभी दलों ने मिलकर आपका समर्थन किया है, अगर जाति आधारित जनगणना का मसला था तो अधिकांश दलों ने इस बात का समर्थन किया था, पक्ष और विपक्ष का भेदभाव नहीं था, जैसे महिला आरक्षण की बात हुई। लेकिन फिर भी इन लोगों ने इसको लेकर कास्ट सेंसस का है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जाजी, एक सवाल है आपसे। एक महादलित महिला पर इसी बिहार में यूरिन किया गया, उसने आरोप लगाया, उसको पीटा पुरुषों ने और यूरिन किया और दुर्व्यवहार किया उसके साथ, और क्या इंसाफ हुआ उसके लिए? मतलब जब मध्य प्रदेश में ऐसी घटना घटी थी, तो पहले सवाल तो सुन लीजिए। मध्य प्रदेश में ऐसी घटना घटी थी तो तूफान आ गया था देश में, लेकिन इस पर आप सब ने चुप्पी साध ली। नहीं, चुप्पी क्यों साधेंगे? हमारे पास एक प्रेस विज्ञप्ति आप कहे तो मैं आपसे शेयर भी कर दूं। रात्रि को यह घटना घटती है, पुलिस को जानकारी मिलती है, पुलिस के द्वारा दबिश दी जाती है, और अभी जो प्राइमा फेशिया बयान आ रहे हैं उसके हिसाब से यही है कि महिला के साथ मारपीट की घटना घटी है। तो हर एक तफ्तीश यहां हो रही है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। जिन भी लोगों पर आरोप है वो लोग अपने घरों को छोड़कर भाग चुके हैं, और पुलिस लगातार दबिश दे रही है हर कोई। हमारे पास ये प्रेस विज्ञप्ति आप कहे तो मैं शेयर कर दूं। नहीं, प्रेस विज्ञप्ति तो आपके पास रहेगा ही। नहीं, घटना घटी, ऐसी ही घटना वहां घटी थी। आपने कहा था दलित विरोधी है, तो क्या आप महादलित विरोधी हैं? बिहार में ऐसी घटना घटी है तो सवाल यही है कि कौन किस तरह की सुरक्षा देता? सरकार की मंशा, मंशा, ठीक है, मंशा पर भी आएंगे। संजय जी, देखिए, यहाँ 80-80 दिन नहीं लग जाते हैं। FIR होने में 80-80 दिन मणिपुर की तरह नहीं लगते हैं। ये बिहार है जहां त्वरित कार्रवाई होती है। घटना किसी के भी खिलाफ घट रही हो, दलित हो, महादलित हो, सवर्ण हो, कोई भी हो, हम कार्रवाई सुनिश्चित कराते हो। ये हमारी प्राथमिकता में शामिल है। हमारी मंशा पर सवाल उठाना गलत है। ठीक है, सवाल नहीं उठाए जाए, सवाल ना पूछे जाए। ठीक है, अब संजय जी, चूंकि मैं एक जगह पर अब चाह रही हूं कि सबकी प्रतिक्रिया है, एक बार डेटा दिखाकर मैं आपसे बात करना चाहती हूं। अभी बहुत इंटरेस्टिंग लाइन बोली अजय आलोक ने, जिसकी कल्पना हम लोग शायद 10-15 साल पहले नहीं कर सकते थे, जब उन्होंने कहा कि हमारे दिमाग में मंडल है और सीने में कमंडल है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह कहा जाना, 44% वोट ओबीसी का चला गया बीजेपी की तरफ 2019 आते आते। ये क्या दिखा रहा है? वोटिंग पैटर्न में जो ट्रेंड में जो चेंज है वो, और ये जो कास्ट सेंसस का मुद्दा उठाया जा रहा है, क्या कास्ट पॉलिटिक्स फिर से 24 में विपक्ष को हथियार दिख रहा है? आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए अंजना जी, अगर आप जिस आंकड़े का जिक्र कर रहे हैं उस आंकड़ों को देखें तो वो वोटिंग पैटर्न ही बता रहा है कि किस तरह से, अगर आप 96, 98, 99, 2004 और 2009 तक के आंकड़ों को देखें तो ये दिखाई पड़ेगा 50% ओबीसी वोट बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बटा हुआ है, और वो लगभग आधा बटा हुआ है। हाँ। और 50% वोट लगभग रीजनल पार्टीज के पाले में चला जाता है। हाँ। लेकिन 2014 से शिफ्ट साफ दिखाई पड़ता है। 14 में ओबीसी का वोट 34% बीजेपी को
और 2019 में 44%। ये वोटिंग पैटर्न बता रहा है, ये बता रहा है कि ओबीसी वोट किस तरह से बीजेपी की ओर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। साफ ट्रेंड है बिल्कुल, और कांग्रेस के लिए नीचे गिरता हुआ दिखाई पड़ता है। अब सवाल रहा कि क्या आने वाले चुनाव में ओबीसी की गूंज सुनाई पड़ेगी। मुझे लगता है जिस दिन महिला रिजर्वेशन बिल पास किया गया पार्लियामेंट में और विपक्षी पार्टियों ने इस बात की डिमांड रखी, इस बात की मांग रखी कि महिलाओं के लिए भी, ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाए, कहने का मतलब कोटा विद इन कोटा। और जब सरकार ने आंकड़े लेके, जब सरकार सामने आई आंकड़ों को लेके कि हमारे इतने सांसद ओबीसी समुदाय से हैं, इतने लेजिस्लेचर देश भर में ओबीसी समुदाय से हैं, और हमारे इतने मंत्री ओबीसी समुदाय से हैं, मुझे उस दिन ऐसा लगा कि 2024 के चुनाव में जरूर ओबीसी की गूंज सुनाई पड़ेगी, क्योंकि विपक्ष तो इस बात की मांग पहले से कर रहा है। विपक्ष तो ये मांग कर रहा है कि ओबीसी जनगणना हो, ओबीसी की गिनती हो। तो शुरुआत में तो ऐसा ही लग रहा था कि उनकी मांग है, उसको उन्होंने महिला आरक्षण में भी एक तरह से डाल दिया। लेकिन जब सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी, इतनी बड़ी पार्टी भी उसका सहारा ले रही है, आंकड़ों का सहारा ले रही है, और ये बताने की काउंटर नैरेटिव क्रिएट कर रही है कि नहीं, हमने जस्टिस किया हुआ है, हम आपसे बेहतर हैं, मुझे लगता है अंजना जी 2024 के चुनाव में ओबीसी की गूंज जरूर सुनाई पड़ेगी। अब अजय आलोक जी आपके पास आते हुए, 2011 कास्ट सेंसस, और बताया गया कि 14 तक नहीं पूरा हुआ था। ये डेटा क्यों नहीं, आखिर क्यों नहीं बताया गया, क्या वजह है इसकी? आपको याद होगा कि 2011 में जब इन लोगों ने कास्ट सेंसस किया था, तो 2012 में लोकसभा के फ्लोर ऑफ द हाउस पे माननीय गृह मंत्री शिंदे साहब ने कहा था कि इस डेटा में जो हमारे पास आया है इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, इसे हम जारी नहीं कर सकते हैं, जब हम ठीक करेंगे तब जारी करेंगे। जब आप उस सरकार से उम्मीद नहीं कर रही हैं जिसका खुद का डेटा एकत्र किया हुआ है, वो खुद कह रही है कि मेरा डेटा ठीक नहीं है, और उस डेटा को हम जारी कर दें, मतलब आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करती हैं? यू आर एक्सपेक्टिंग मून आउट ऑफ अस कि एक फर्जी डेटा को हम जारी कर दें। हमने जब रोहिणी आयोग बनाया, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट हम सबमिट हुई प्रेसिडेंट के पास, उसको हमने एक्सेप्ट किया है। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जातिगत जनगणना सेंसस के साथ आप करवाइए, तभी हम आरक्षण का सही ढंग से, तभी हम योजनाओं का सही ढंग से मूल्यांकन करेंगे। ये बात जो ये आज चिल्ला रहे हैं, ये मोदी जी 1.5 साल पहले सोच के बैठे हुए हैं। कोरोना काल के कारण हमारी जातिगत जनगणना नहीं हो सकी या सेंसस नहीं हो सका, जिसको हम 26 में करवाएंगे क्योंकि परिसीमन भी करना है। उसी हिसाब से महिला आरक्षण बढ़ेगा। आज एक से एक पैरोकार निकल रहे हैं। कोई कहता है मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण दे, तो धर्म के कैसे आरक्षण दे? एक कोई कहता है विधायिका में आरक्षण की 3 कैटेगरी डिफाइंड है। इतने अच्छे से अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में समझाया कि भाई एससी की महिला, एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है और जनरल कैटेगरी है। इन्होंने ईडब्ल्यूएस करने का ट्राई किया 1993 में, इस ढंग से किया कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। वही ईडब्ल्यूएस हमने 10% दिया, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट नहीं किया। आज अगर हम 33% महिला आरक्षण बिल लेके आए हैं तो वो इस ढंग से लाए हैं कि कोई अगर इसे कोर्ट में भी चैलेंज करने जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट नहीं करेगा। काम करने का एक तरीका होता है ना, आर्बिट्रेरली आप काम नहीं करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि विधायिका में जो 33% ही नहीं, फिर 33% में क्यों ओबीसी आरक्षण, फिर विधायिका के बाकी जितने बच गए एससी एसटी आरक्षण को हटा के बाकी जितनी विधायिका बची उसके हिसाब से आरक्षण का प्रावधान कर दीजिए। ये बात क्यों नहीं कहते हैं ये विपक्ष में? हिम्मत है तो ये बात बोले ना कि चलिए संविधान में संशोधन किया जाए, हम सरकार के साथ हैं। विधायिका में भी जैसे मंडल कमीशन लगा हुआ है वैसे विधायिका में भी आप संशोधन ले आइए। है हिम्मत? एक भी विपक्ष ने बोला ये बात? तो ये होती है दो मुही बातें। जो प्रावधान संविधान के हिसाब से विधायिका में तय है वो प्रावधान के हिसाब से अब उसमें महिलाओं का 33% आरक्षण हुआ है, जिसका रिजल्ट ये होगा अंजना जी कि 750 सीटें अगर परिसमन के बाद लोकसभा में होंगी तो 250 महिलाएं बैठेंगी पहली बार। अभी हमें कहा जा रहा था जदयू के द्वारा, मेरे छोटे भाई अभिषेक कह रहे थे हम यू टर्न मानने वाली पार्टी। अरे भैया पलटू नाम दिया गया था ना आपके नेता का, आप हमें यू टर्न कह रहे हैं। उसके साथ साथ आप कह रहे हैं कि 60-65 सालों में क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? तो इसका कौन दोषी है अभिषेक जी? इसके दोषी हम है कि कांग्रेस पार्टी है, जिसके साथ आज आप गलबैया कर रहे हैं, जिसके साथ आज आप इंडिया अलायंस बन के घूम रहे हैं? इसके दोषी वो है ना, तो दोषियों के साथ क्यों घूम रहे हैं आप? हमने तो 9 साल में ले आया, कर दिया। ठीक है, एक बार अतुल जी बोल रहे हैं, उसके बाद जवाब दे दो। अतुल जी जिन्होंने नहीं किया उनके साथ आप घूम रहे हैं। अशोक गहलोत और सिद्धारमैया दोनों राज्यों में कास्ट सेंसस हुआ है, वो क्यों नहीं डेटा रिलीज करते हैं? देखिए अंजना जी, क्या है 50% का जब तक मर्यादा हट नहीं जाती है
तब तक कोई भी राज्य जो है वो किसी भी ओबीसी को आरक्षण दे नहीं सकता है, ये सच्चाई है। क्योंकि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की इस बिना पर सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया, ये सबके सामने है, धनगर की बात भी है। अभी दो मुहैया बात किसको कहते हैं मैं आलोक जी को बताता हूँ। वाजपेयी जी कह रहे हैं हमारे यहाँ बैठकर कि 2024 में जो है आरक्षण लागू हो जाएगा। निशिकांत दुबे जी कहते हैं कि अगर लागू अभी हो गया तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया है, फिर सुप्रीम कोर्ट उसको नकार देगा। मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया आपने अतुल जी। मैंने दिया ना आपका, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया है। मजबूरी तो बीजेपी वाले भी गिनाते हैं, वो तो देश को पता है कि अभी सिर्फ चुनावी प्रावधान में एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन है, ओबीसी के लिए है ही नहीं। यानी आप लोग जो मांग कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बिना हो ही नहीं सकता है, तो वो सिर्फ एक दिखावा है। लेकिन आप कहते हैं ना इनको कि कास्ट सेंसस का डेटा रिलीज करो, तो राजस्थान और सिद्धारमैया जी कर्नाटका में क्यों नहीं रिलीज करते हैं, इसका जवाब क्या है? मैं आपको यही बता रहा हूं, जैसा इन्होंने कुछ बड़े नाव से बताया कि हमारे इतने विधायक है, हमारे इतने क्या सांसद है, हम भी बता सकते ना। ये बताने वाली बात है क्या? हमारे 4 मुख्यमंत्री में से 3 ओबीसी है, भूपेश बघेल जी है, सिद्धारमैया जी है, गहलोत जी है। 4 में से 3 है, तो समझ लीजिए 2/3 हमारा तो जो हमने दे दिया है। बात राज्यों की आपने पूछी है, 50% की मियाद हटेगी तो उनको 50% के आगे जाकर आरक्षण दे सकते हैं, क्योंकि उनकी संख्या 52% से ज्यादा है, यह आज का मानना है। 1 मिनट, एक बार सर जल्दी से काम, टाइम खत्म हो रहा है, दो लाइन का कंक्लूडिंग रिमार्क। दो मुहैया बात इन्होंने कही है। निशिकांत दुबे जी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट नकार देगा, वाजपेयी जी कहते हैं मोदी जी 2024 में दे देंगे, अभी आलोक जी कहते हैं 2026 में हमारा कास्ट सेंसस होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन के साथ दे नहीं सकते। अमित शाह जी बोलते हैं, अमित शाह जी ने खुद बोला है कि हम जातिगत जनगणना नहीं करेंगे। इधर राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि हम जातिगत जनगणना करेंगे। तो विरोधाभास है, वो आपने पॉइंट आउट कर दिया। जल्दी से आशुतोष जी, टाइम कम है सर। आशुतोष जी 2 लाइन सिर्फ, वक्त बहुत कम है, 2 लाइन के बाद मैं काट दूंगी प्लीज। अंजना जी, रात के 8 बजे इस देश में नोटबंदी हो जाती है। 15 मिनट के अंदर 15% आबादी को 10% AWS का रिजर्वेशन मिल जाता है। लेकिन महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाओं का 27% आरक्षण देने के लिए पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ता है। इसके लिए समय लगता है। अरविंद जी देखो, इससे ये कांग्रेस की सरकार के जो काम अधूरे हैं वो इसी सरकार ने पूरी तत्परता से तैयार किए, चाहे वो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट हो, चाहे OROP हो, चाहे EW हो, चाहे GST हो, चाहे 370 हो, चाहे 300 तलाक हो। तो ये मान के चलिए जो मोदी जी ने जो संजय जी कंक्लूडिंग रिमार्क आपकी तरफ से, क्या आपको लगता है ठीक है ओबीसी वोट बैंक निर्णायक हो सकता है 24 में? कंक्लूडिंग रिमार्क संजय जी। निर्णायक होगा क्योंकि संख्या इनकी बड़ी है और इसके इर्द गिर्द दोनों पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, चाहे वो बीजेपी की बात हो, रीजनल पार्टियों की बात हो, चाहे कांग्रेस। उनको मोबिलाइज करने के लिए सारी पार्टियां एक बड़ा प्रयास करेंगी। इसी के लिए, और चूंकि मैंने जैसे कहा कि संख्या बड़ी है तो निर्णायक होने की संभावना बहुत है। ठीक, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरक्षण की बात, जाति जनगणना का सवाल और यहीं से 2024 का प्लान तमाम पार्टियां बना रही हैं, आपने देखी उसकी पृष्ठभूमि।